ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले झाबुआ जिले को 7,550 करोड़ रुपए की सौगात दी है। झाबुआ जिले में इन योजनाओं के जरिए लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी आदिवासी समुदाय तक अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। पीएम मोदी का ये दौरा मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिशन 29 का हिस्सा है। बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें 28 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, जबकि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा सीट जीत पाना मुश्किल है, तो क्या इस मिशन को पूरा करने के लिए कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में एंट्री हो जाएगी। ये चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही है कि क्या कमलनाथ कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। राज्यसभा की सीट कमलनाथ मांगने के लिए सोनिया गांधी के पास जरूर गए, लेकिन क्या कोई बात बन पाई? क्या उन्हें कोई आश्वासन मिला, या कमलनाथ जो एक बचा हुआ गढ़ फिलहाल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में नजर आता है, क्या कमलनाथ एक ऐसी कड़ी होंगे जो ये गढ़ भी अब कांग्रेस से छीन सकते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े होने लगे हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त झाबुआ में हैं और कई करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात झाबुआ को दी गई है, जो एक आदिवासी वोट बैंक धीरे धीरे करके बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से उसी आदिवासी वोट बैंक को टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उसी के जरिए बीजेपी एक बार फिर 29 में से 29 सीटें जीतने का जो टारगेट है वो मध्य प्रदेश में लेकर चल रही है। 28 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, छिंदवाड़ा उनके हाथ से निकला था। इस बार कोशिश ये है कि कैसे ना कैसे करके छिंदवाड़ा को भी बीजेपी हासिल कर ले। और ये समीर जी कैसे संभव होता हुआ आपको नजर आ रहा है? एकमात्र ऐसी सीट जिसपे कांग्रेस आश्वस्त है कि चलिए ये तो हमारे पास आई जाएगी, लेकिन जिस तरीके की खबरें कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर आ रही हैं, उससे क्या लग रहा है, क्या होगा छिंदवाड़ा का? देखिए, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कोशिश कर रही है उस गढ़ को बेचने की, और संगठन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत मजबूत किया है। लेकिन ये तय है कि अगर कांग्रेस से अगर कोई उम्मीदवार बनता है तो नकुलनाथ ही बनेंगे या कमलनाथ बनेंगे। उनका परिवार का गढ़ रहा है। पहले कमलनाथ वहाँ से सांसद रहे। एक बार सुंदरलाल पटवा से 98-99 में वो चुनाव लोकसभा का हार गए थे सुंदरलाल पटवा से। इसके अलावा कमलनाथ वहाँ से कभी नहीं हारे। कमलनाथ ने बाद में जब अपने बेटे के लिए सीट छोड़ी, मतलब जब खुद मुख्यमंत्री बने, तो उनके बेटे को उन्होंने नकुलनाथ को वहाँ से सांसद बनाया। नकुलनाथ वहाँ से फिर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने घोषणा भी कर दी, अभी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि वो कमलनाथ अपने लिए राज्यसभा सीट मांग रहे हैं कि मतलब मैं राज्यसभा में जाऊंगा, बेटा लोकसभा में जाएगा। खबर यह भी कि विवेक तनखा भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर आज झाबुआ रतलाम के क्षेत्र में गए तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। मध्य प्रदेश से अगर आदिवासी सीटों की बात करो तो 6 आदिवासी सीटें आरक्षित आती है। यही झाबुआ सीट जो होती है, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार गई थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे भूरिया, वो दिलीप सिंह भूरिया सांसद थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद वहां से उनकी बेटी क्रांति भूरिया को टिकट दिया गया था, निर्मला भूरिया को टिकट दिया गया था। वह उपचुनाव में कांग्रेस से चुनाव हार गई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विधायक को यहाँ से लोकसभा का, गुमान सिंह डामोर को सांसद का चुनाव लड़ाया था और उन्होंने वहां से यह सीट डिच कर दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से सिर्फ एक ही विधायक को लोकसभा का टिकट मिला था, वो गुमान सिंह डामोर को, क्योंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतनी थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव है 2023 के मध्य प्रदेश के, उसमें मंडला से सांसद हार गए। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में मंत्री थे, वो मंडला से सांसद है। विधानसभा चुनाव वो निवास से हार गए थे। तो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय कि सांसद अगर आदिवासी सीट से हार रहा है, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, 6 बार के सांसद रहे, वो विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। रतलाम झाबुआ सीट से चुनौती मिल रही है। और अगर आप विधानसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे, जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे, जब 3 दिसंबर को परिणाम आया था, तो 6 लोकसभा सीटें जो आदिवासी के लिए आरक्षित है, इसमें से 2 लोकसभा सीटें में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर लोकसभा चुनाव में वोटिंग होगी तो 2 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में। मुझे लग रहा है यह एक चिंता भारतीय जनता पार्टी की रही होगी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। और यह सीट जो है वो राजस्थान और गुजरात से लगी हुई बॉर्डर में आती है, तो वहां के भी आदिवासियों को एक संदेश देने की प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करेंगे। राजस्थान से 3 आदिवासी के लिए सीटें आरक्षित है, गुजरात से 4 सीटें आरक्षित है। तो अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो 13 आदिवासी सीटें आरक्षित है लोकसभा के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आदिवासी के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक संदेश देना चाहते हैं और वो आज कई योजनाएं कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने इस तरह से मतलब मध्य प्रदेश में घोषणा भी की थी, एक रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति आदिवासी रानी के नाम पर कर दिया था। इसके अलावा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को
जनजातीय दिवस बनाने की घोषणा की थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों को टारगेट कर चल रही है कि वो उनके पक्ष में वोटिंग करें। अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र से ही अगर आप देखेंगे तो मालवा निमाड़ से 22 सीटें कांग्रेस आदिवासियों की जीत गई थी। तो 66 सीटें जो कांग्रेस को मिली है विधानसभा में, उसमें से 22 सीटें आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस ने जीती है। तो मुझे लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का यही विषय है कि अगर वो चाहते हैं कि 29 की 29 सीटें अगर वो जीते मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन्हें मंडला में जहां से उनके सांसद आ रहे हैं वहां पर, और झाबुआ रतलाम के अलावा धार और बाकी अन्य 4 सीटों पर फोकस करना है। और यही देखकर प्रधानमंत्री मोदी के जो चुनाव प्रचार अभियान मध्य प्रदेश से शुरू कर रहे हैं, वह झाबुआ सीट से कर रहे हैं। और यही अभी चुनाव जो मैनेजमेंट है हर्षवर्धन जी, ये बीजेपी का नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सीटों पर सबसे ज्यादा जा रहे हैं या वहीं से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करें अलग अलग स्टेट में, जो सबसे ज्यादा कमजोर बीजेपी के लिहाज से हैं, जहां पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और उसका नतीजा कई बार चुनावों में देखने को भी मिलता है। इस बार आदिवासी वोट की बात करें तो क्या बीजेपी को लाभ होगा? क्या इसके परसेंटेज में बीजेपी को इजाफा करेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ समय में जो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए काम करता रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और विशेष करके नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो किया, गुजरात में एक जो वहां आदिवासी समूह है वो एंटी बीजेपी माना जाता रहा वहां लंबे समय से। तो इस बार जब चुनाव हुए 2022 में, तो वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। और अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा जो ये आदिवासी इलाका है, जहां जहां भी जिस राज्य में है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में आदिवासी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ी जीत दिलाई है। यानी जीत तो वैसे भी मिल रही थी, लेकिन बड़ी जीत दिलाने में आदिवासी जो मतदाता है उनका बड़ा योगदान रहा। अब चूंकि इस सरकार ने लगातार आदिवासियों को केंद्रित करके ढेर सारी योजनाएं चलाई, उन क्षेत्रों में योजनाएं चलाई, विशेष करके जो महिला आदिवासी हैं उनको टारगेट पे रखा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिनको हम मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की जिसकी बात करते हैं। जो राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू का बैठना हुआ, एक आदिवासी महिला, एक जिनका जीवन एक बहुत शानदार कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है, उनका वहां बैठना हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन क्षेत्रों में लगातार जाकर उनसे जो पर्सनल कनेक्ट होता है, निजी एक रिश्ता बनाने की कोशिश, इस सब का परिणाम दिख रहा है। इसके बावजूद थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आदिवासी बहुत सहज सरल होते हैं। किसी के साथ अगर उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, किसी के साथ वो लंबे समय तक है, तो छोड़ते नहीं है जल्दी। कांग्रेस के साथ वो बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। लेकिन अब मुझे लगता है कि 2022 से जिस तरह से आदिवासी समाज कांग्रेस का हाथ छोड़ रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो और ज्यादा दिखेगा। और जब इस तरह की योजनाएं होती तो उन योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कनेक्ट करते हैं, वहां की जो छोटी छोटी कहानियां उसके बाद उस इलाके में सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, बीजेपी जो जिसको ब्लॉक कहते हैं, मंडल तक जो उसके जरिए जाती है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिखता है। आदिवासी वोट पे तो कैसे कब्जा करना है वो योजनाओं के जरिए बीजेपी करने की कोशिश राहुल जी कर रही है। लेकिन एक सीट जो अभी भी बीजेपी के लिए कही जा रही है भाई मुश्किल सीट है, क्योंकि वहां कमलनाथ हैं, उनके बेटे हैं, छिंदवाड़ा की सीट। यहां पर जो कमलनाथ अभी संकेत दे रहे हैं, अपने बेटे का पहले ही उम्मीदवार का नाम वो ऐलान कर देते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं कमलनाथ? देखिए, दो बातें हैं। अब पहले आदिवासी सीटों की बात करें तो आदिवासी वोट जो है वो ज़्यादातर देखा गया है वो कभी भी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है। 2013 में अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो ये वोट जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल से, आपको बोलूं कि उनको 13 या 14 सीटें, 15 सीटें, माफ़ कीजिएगा, 15 सीटें जो हैं उन्होंने जीती। 2018 में उन्होंने ये सीटें डबल कर ली, कांग्रेस ने 30 सीटों पे पहुंच गए। अब अगर हम इसी तरह से देखेंगे कि 2018 में अगर जो बीजेपी है उसको 16 सीटें मिली थी, तो अगर 2023 के चुनावों में ये 47 टोटल सीट्स हैं, अगर मध्य प्रदेश की हम ट्राइबल सीट्स की बात करें तो उसमें 24 सीटें बीजेपी जीत गई। तो ये ट्रेंड जो था ये मध्य प्रदेश में भी हमें दिखाई दिया, ये हमारे को छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया। अब आती है बात कमलनाथ जी की सीट की, छिंदवाड़ा वाली सीट की, जिसमें नकुलनाथ हैं। देखिए, कमलनाथ जी नेगोशिएट कर रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे आप राज्यसभा ले जाइए, मेरे बेटे को आप लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से लड़वाइए, और इस नेगोशिएशन में अगर बीजेपी के साथ उनका जो नेगोशिएशन है वो सफल होता है तो वो बीजेपी की साइड आने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने जो सोनिया गांधी से मुलाकात की है, आपने भी खुद बताया कि वो भी इसीलिए है कि मुझे आप क्या राज्यसभा भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अगर वहाँ से राज्यसभा उनको भेज दिया जाता है तो नकुलनाथ तो वहाँ से लड़ ही रहे हैं छिंदवाड़ा से, तो
वो जो है शायद बीजेपी के साथ ना है। तो ये एक कॉम्बिनेशन देखना होगा कि कौन किसके साथ उनका ठीक है। यानी कुछ भी कहें, कमलनाथ वहां के विनिंग फैक्टर रहेंगे, वो जिसके साथ रहेंगे वो सीट उसके खाते में जाएगी। देखिए अभी तक ये ट्रेंड रहा है, उन्होंने छिंदवाड़ा की सीट को, जब बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें भी आई हैं तब भी छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट रही है जिसमें बीजेपी सेंध नहीं मार पाई है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि उनका इलाका है, उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा है, मतलब वहां पर वो जीतते आए हैं, उससे उनके वोटर्स वहां से छिटके नहीं है उनके साथ। तो कांग्रेस में हो या कहीं हो, वो वोटर्स कमलनाथ और उनकी परिवार के साथ ऐसा लगता है, और ऐसे में वो किसी के साथ भी होंगे तो शायद वो जीत वहां पे संभव है। अच्छा, क्या कमलनाथ को नाराज करना, समीर जी, ये कांग्रेस रिस्क उठाएगी ऐसे वक्त में जब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनावों में एक बुरी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, जो नेगोशिएशन कर रहे हैं कमलनाथ, क्या उनको नाराज करने का रिस्क कांग्रेस ले पाएगी? देखिए, अगर कमलनाथ ये शर्त रख रहे हैं कि मुझे आप राज्यसभा भेजिए, मेरा बेटा नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेगा, अगर आप मुझे यह नहीं देते हैं तो हो सकता है मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊं, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को किसी भी तरीके से उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए, कमलनाथ को छोड़ देना चाहिए। जिस कमलनाथ को कांग्रेस ने इतना दिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के बाद भी वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, उसके बाद 5 साल के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, उन्होंने पूरी मनमानी मध्य प्रदेश में अपने चुनाव को लेकर के, उसके बाद भी अगर पार्टी 66 सीटों पर सिमट जाती है तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ की अब लोकप्रियता और प्रासंगिकता मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बची है। कांग्रेस के ऐसे नेताओं से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। 85 साल की उम्र में आकर भी अगर आपकी यह है कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए, मेरा बेटा लोकसभा चुनाव लड़े, अन्यथा मैं जिस पार्टी ने मुझे इतना दिया है, जिस पार्टी से मैं इतने लंबे समय जुड़ा रहा हूं, अगर वो पार्टी छोड़ने की स्थिति करते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे नेताओं से बचना चाहिए जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में या जो एक स्वार्थ के लिए किसी दल में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कमलनाथ की इस धमकी में कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। रही बात छिंदवाड़ा सीट की बात, तो नकुलनाथ के वहां पर जनसंपर्क लगभग पूरा कटा हुआ है। अगर चुनाव होते हैं तो आप ये देखिएगा 2024 के चुनाव परिणाम अमेठी जैसे भी छिंदवाड़ा से आ सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत सकती है, और कमलनाथ इस बात को भाप रहे हैं कि नकुलनाथ के लिए जीतना बहुत आसान नहीं होगा, और मुझे लग रहा है इसलिए वो अपने राज्यसभा के सुनिश्चित करना चाह रहे हैं और बेटे की सीट पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होता, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं लेती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सीट जीतने की स्थिति के अंदर है। जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और वहां पे आदिवासी जो क्षेत्र है और पिछड़े लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई है। 4 पार्षद छिंदवाड़ा से कमलनाथ के हार चुके हैं और कमलनाथ की लोकप्रियता दिन पर दिन छिंदवाड़ा में कम हो गई है। मुझे लग रहा है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा सीट जीतना बहुत आसान नहीं रहेगा। लेकिन वो कम से कम दोनों के लिए तो अपना डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेटे को वहां से लड़ाएंगे तो कमलनाथ क्या करेंगे, इसलिए राज्यसभा सीट की डिमांड उनकी तरफ से की जा रही है, और बेटा अगर वहां से नहीं लड़ेगा तो फिर बेटे का क्या होगा, ये भी कमलनाथ को चिंता खाई जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी की भूमिका क्या रहने वाली है हर्षवर्धन जी? क्या वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी कि कमलनाथ पहले कुछ वहां से हाथ छुड़ाएं और उसके बाद फिर हम उनसे नेगोशिएट करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बड़ा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पूरी करती है, इतनी करती है कि सामने वाले को लगे कि अगर हम इनके साथ नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान होना तय है। आप अगर ध्यान से देखें तो चाहे आप बिहार की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको ध्यान होगा जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो चाहे प्रहलाद पटेल रहे हो या शिवराज सिंह चौहान रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, ये सारे लोग बार बार कहते थे कि हम छिंदवाड़ा में 2003 दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अप्रत्याशित सफलता विधानसभा चुनाव में हासिल की है, उसके बाद 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अकेली सीट तो बची थी, तो उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखती। खुद कमलनाथ जब लगातार इस तरह से कोई चुनाव हारता है, इस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उसके हाथ से वो निकल जाता, तो उसका खुद का आत्मविश्वास टूटता है। दूसरा, खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दरारें आ गई हैं, वहां कई गुट बन गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाए रखेगी। कमलनाथ अगर राज्यसभा की सीट और अपना समझौता नहीं कर पाएंगे, बार्गेन पावर उनकी थोड़ी कमजोर होगी, तो शायद वो खुद तय करें तो कि कम से कम एक सीट बची रहे और अपने दूसरे हित सरकार के साथ आकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सुरक्षित कर सके। और इसीलिए चर्चाएं ये बहुत सारी चल रही हैं। ये जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है राहुल जी कमलनाथ का, छिंदवाड़ा का मॉडल वो पूरे मध्य प्रदेश में दिखाते हैं। जब भी उनसे बात करें वो छिंदवाड़ा की बात करते हैं और एक अभेद्य किला छिंदवाड़ा का है और कहते हैं आप यहां आकर जीत कर दिखाइए। वहां पर कमलनाथ किस तरीके के संकेत देना या कॉन्फिडेंस लूज होना, क्यों ऐसा? देखिए, कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही। जिस तरह के परिणाम जो है विधानसभा चुनाव में आए हैं और जिस तरह से वो जो है जीतने के बाद भी जो है सरकार नहीं बचा पाए और बीजेपी ने जिस तरह से
उनके ही बड़े बड़े नेता, जैसे कांग्रेस का भी बात कर लीजिए, कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उसके बाद जितिन प्रसाद हैं, उसके बाद महाराष्ट्र से भी एक यंग नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि टूट के कांग्रेस से अलग हो गए हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो, और दूसरा कमलनाथ जो है उनको अपनी आगे की राजनीति, अपने बेटे की आगे की राजनीति भी देखनी है, तो उनको ये लगता है कि वो राजनीति कैसे सिक्योर होगी। अब देखिए, अगर हम इसमें बिहार का भी बात कर लें तो बिहार में भी जो नीतीश कुमार ने किया वो अपनी राजनीति के लिए किया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ पड़ा था बिहार की जनता के लिए, वो कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं तो फायदा हो जाएगा। उनकी अपनी राजनीति बची रहे, अपने जो सत्ता में वो बने रहे, वो मुख्यमंत्री बने रहे, इसी के लिए उन्होंने ये सारे फैसले किए। और राजनीति में ज़्यादातर फैसले जो दल करते हैं वो सत्ता में रहने के लिए करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ये मानते हैं कि सत्ता में रहकर ही वो कोई भी प्लान जो उनका है, जो उनकी सोच है या उनका जो काम है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सत्ता से बाहर तो कर नहीं सकते। देखिए, एक तरफ ये चर्चा नकुलनाथ को लेकर, कमलनाथ को लेकर हो रही है कि कांग्रेस से वो अलग हो सकते हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, एनडीए ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। बिहार का जिक्र भी राहुल जी ने किया, बिहार में भी कुछ इसी तरीके की खलबली मची हुई है।